जय हिंद दोस्तों। आज का दिन है फरवरी 2, 2025। सब और माँ विद्यादायिनी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की तैयारियां चल रही हैं। और उसके साथ ही एक और खास बात क्या है कि आज के दिन फरवरी 2 को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड सो उसी माँ विद्यादायिनी माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड्स डे से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे एग्जामिनेशंस के लिए, बीट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, बीट एपीएससी, बिहार पीसीएस, अरुणाचल पीसीएस, बाकी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस, सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम माँ सरस्वती के आशीर्वाद से वेटलैंड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इन सारी डिटेल्स को अभी स्टडी करेंगे। प्रॉपर पर्सपेक्टिव इनका देखेंगे हम लोग प्रीलिम्स मेंस दोनों एग्जामिनेशंस के लिए। जैसे जब भी वेटलैंड्स की बात करते हैं ना, तो एक नाम सबसे पहले आता है जिसका नाम है रमसार कन्वेंशन। एक इंटरनेशनल ट्रीटी, एक इंटरनेशनल मीटिंग जो रमसार ईरान में हुआ था, इसलिए इसे रमसार कन्वेंशन के नाम से बुलाते हैं। ऐसे कई और डिटेल्स हैं कि क्या ऐसा रीजन है कि आज फरवरी 2 को ही वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मना रहे हैं। क्या उससे रिलेटेड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट मीन्स कि ये जो रमसार कन्वेंशन की जितने पार्टीज हैं, जितने मेंबर्स हैं, वो लोग कब मिलते हैं, लास्ट टाइम कब मिले थे। इनके मीटिंग को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है। तो कब हुई थी लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को, सीओपी। तो लास्ट सीओपी कब हुई थी, नेक्स्ट सीओपी कब होने वाला है, इससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन। रमसार कन्वेंशन में रमसार साइट प्रिपेयर होगी, तो इंडिया में कितने वेटलैंड्स हैं जो रमसार साइट्स में हैं, क्या लेटेस्ट एडिशंस हुए हैं, ऑल दोज थिंग्स, every dimension related to wetlands and Ramsar convention would be covered in this session. ठीक है, so that's why it is very 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 important for you for all such examinations जहां पे environment and ecology से questions आते हैं। सबसे पहली बात, आज मैंने बात क्या की कि फरवरी 2 है जिसको वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये मैंने एक वेबसाइट से वर्ल्ड वेटलैंड्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे ऐसा एक पिक्चर बनाकर, ऐसा एक थीम स्लाइड बनाकर रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे फरवरी 2 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साथ में ये जो येलो बॉक्स में है, इसे कहते हैं थीम। थीम अभी हमने बात की ना कि सरस्वती पूजा की तैयारियां चल रही हैं, तो सरस्वती पूजा की तैयारी हो या दुर्गा पूजा की तैयारी हो या इंडिया का बजट प्रेजेंट किया जाता हो, इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता हो, हर चीज के साथ एक थीम अटैच किया जाता है, सो दैट कॉमन पीपल को, जो दूर से भी उसे देख रहे हैं, जिनके पास कम डिटेल है, वो समझ सके कि व्हाट इज द पर्सपेक्टिव, क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो उसी तरह हर साल एक थीम फिक्स किया जाता है। हम देखेंगे रिसेंट के 2024 और 23 के भी थीम्स देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। अब इस साल का थीम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस साल का थीम क्या लिखा है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। हमारे कॉमन फ्यूचर के लिए वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि रमसार कन्वेंशन से जुड़े लोग वो हर देश को ये बताना चाहते हैं, हर देश के नागरिक को ये बताना चाहते हैं दैट these wetlands are not only important for any particular nation but are equally important for all the nations of Asia, Africa and all the people those who are living on this earth. And that's why अपने कॉमन फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना ही हमारा थीम है, और इसलिए हम लोग वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे, इनका कंजर्वेशन करेंगे, इनका प्रोटेक्शन करेंगे। That's why ऐसा थीम डिसाइड किया गया है। तो हमारे आज का फरवरी 2, 2025 का थीम तो हमें समझ में आ गया। अब क्यों मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं, इस पर आते हैं। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो सेलिब्रेट करने की बात तो हो गई कि फरवरी 2 को हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि आज ही के रोज 2 फेब 1971 में ईरान के रमसार साइट में, रमसार नाम की एक जगह ईरान में, वहां पर एक इंटरनेशनल ट्रीटी होती है फॉर द प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल यूज के लिए। और देखो यहां पे एक फ्रेज है जो मैंने बोल्ड कर रखा है, वाइज यूज। एक फ्रेज है वाइज यूज, मतलब रमसार कन्वेंशन तुम्हें वेटलैंड्स का यूज करने से मना नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ एयरपोर्ट जाने के रास्ते में गुवाहाटी या फिर इंडिया के अलग अलग प्लेसेस में भी तुम देखोगे, यहाँ गुवाहाटी एयरपोर्ट जाने के रास्ते में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के पास आपको दीपोर बिल मिलता है। तो दीपोर बिल में अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटी की जा रही है, वहां पे अगर नेचुरल ब्यूटी को, सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए सपोज कोई रिक्रिएशनल स्पॉट है, बिना नेचर को हार्म पहुंचाए, बिना वेटलैंड्स को हार्म पहुंचाए, तो उसमें कोई मनाही नहीं है। इसका मतलब यूज करने की मनाही नहीं है।
बस वाइज यूज होना चाहिए, समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखना इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये डिसीजन कब लिया गया था? 2 फेब 1971। अब बड़ा खास दिन है, हम लोग अपने जिस दिन हमारा जन्म होता है हम उसको बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, एनुअल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट चीज हुआ था, इसलिए इसको वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। कब हुई थी ये चीज पहली बार? 1971 में ये कन्वेंशन हुआ था। लेकिन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया कब से जा रहा है? तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जा रहा है 1997 से, ये चीज याद रखिएगा। कन्वेंशन हुआ है 1971 में, पर इसको वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाने की शुरुआत हो रही है 1997 में, जिसका थीम बड़ा सिंपल था, WWD सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। और धीरे धीरे उसके थीम में, जैसे अभी कॉमन फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने वाला थीम है, तो अलग अलग साल में अलग अलग थीम लाए गए। चलो और देखते हैं हमें और इससे रिलेटेड क्या सीखना है। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव इसका क्या है। तो ऑब्जेक्टिव वही है जो इसके सिग्निफिकेंस को शो कर रहा है कि भाई अवेयरनेस फैलाई जाए। आज जो तुम लोग, अब तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, या तुम CDS की तैयारी कर रहे हो, CAPF की तैयारी कर रहे हो, नाउ सिंस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी is in your syllabus, so you would definitely study about wetlands and its protection. बट इवन सिलेबस में नहीं होने के बाद भी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, जो सुनेंगे, और तुम सब लोग भी, वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस हमें समझ में आएगी, और वर्ल्ड वेटलैंड्स डे को क्यों मनाना चाहिए, क्यों ऑब्जर्व करना चाहिए, ये समझ में आएगा। तो अवेयरनेस रेज हो रहा है ना, सो दैट लोगों को और ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन में, कंजर्वेशन में मोटिवेट किया जा सके। थीम के साथ, ये थीम तो हमने देख ही लिया है 2025 का। पिछले साल की बात करें तो 2024 का थीम था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग। देखो ये थीम भी तो सही है कि अगर हम वेटलैंड्स की का ख्याल रखेंगे, वेटलैंड्स को कंजर्व प्रोटेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली ह्यूमन वेलबीइंग का भी प्रोटेक्शन होगा, ह्यूमन का भी प्रोटेक्शन होगा, कंजर्वेशन होगा, सस्टेनेबली नेचर के साथ साथ ह्यूमन भी आगे बढ़ते जाएगा, ओवरऑल ग्रोथ होगा। 2023 में भी कुछ अच्छा थीम सेट किया गया था, वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। वेटलैंड्स का रीस्टोरेशन करना, जहां पर भी वेटलैंड्स को हार्म पहुंच रहा है उस हार्म को दूर करना, कंजर्व करना, रीस्टोर करना, ये थीम 2023 में चूज किया गया था। पे अटेंशन टू द थीम्स। इस बार कॉमन फ्यूचर है, पिछले बार क्या था, और 2023 का। एटलीस्ट अगर आपको इस बार सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन देना है, बिल्कुल ध्यान रखो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है वेटलैंड से, रमसार से। चलिए नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि वेटलैंड्स होते क्या हैं भैया, कैसे बनता है वेटलैंड। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्लासेस में अभी मैंने रिसेंटली तुम्हें बताया है, और बाकी क्लासेस में मैं फिर तुम्हें आगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो वहां देखेंगे कि वेटलैंड्स एक्चुअली में एक इकोटोन होते हैं। इकोटोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? इकोटोन देखो जरा, इकोटोन तुम्हें मैं दिखा रहा हूं। इकोटोन, जिन लोगों ने अभी एनवायरमेंट की क्लासेस नहीं की हैं, वो आप इकोटोन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इकोटोन, हमने दो इकोसिस्टम लिया, ये दो इकोसिस्टम है, एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब जहां वाटर मिलेगा। और ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के जोन ऑफ जंक्शन पे, ये हो गया ना जोन ऑफ जंक्शन, जोन ऑफ जंक्शन, या इसको जोन ऑफ टेंशन भी बुला सकते हैं, जोन ऑफ इंटरचेंज भी बुला सकते हैं। इसी को बुलाया जाता है क्या? इकोटोन। और जब टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम मिलते हैं तो ऐसे इकोटोन को बुलाया जाता है, क्या बुलाया जाता है ऐसे इकोटोन को? वेटलैंड्स। अगर यहाँ पे टेरेस्ट्रियल के जगह फॉरेस्ट इकोसिस्टम होते हैं, यहाँ एक्वेटिक के जगह डेजर्ट इकोसिस्टम होता, तो उस केस में बनता ग्रासलैंड। मीन्स अलग अलग इकोसिस्टम जब मिलेंगे, जहां पे उनका जोन ऑफ इंटरचेंज होगा, जोन ऑफ टेंशन होगा, जोन ऑफ एक्सचेंज होगा, उसको हम लोग इकोटोन बुलाते हैं। उस इकोटोन के अलग अलग वेराइटीज हैं, जैसे एक वेटलैंड हो गया जिसके प्रोटेक्शन कंजर्वेशन के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो वेटलैंड क्या है वो तो हमें यहां से समझ में आ गया, ड्रॉ कर लेना आप इसको कॉपी में ऐसे, जिनका भी नहीं हुआ है क्लासेस में। वेटलैंड्स हमें समझ में आ गया, वेटलैंड्स।
अब इसके डेफिनेशन की बात करें तो वेटलैंड्स का एक डेफिनेशन है जो कि रमसार कन्वेंशन एंड वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 से बनाया गया है। इन दोनों को मिलाकर रमसार कन्वेंशन तो अभी हमने देखा एक इंटरनेशनली बाइंडिंग कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन, और ये रूल इंडिया का रूल है वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, जिसमें चेंजेस किए गए हैं, 2021 तक चेंजेस किए गए हैं, बट ये डेफिनेशन तभी से लिया जा रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन प्रिपेयर किया हमने, क्या कि ये तो था हमारा इकोलॉजिकल टर्म में डेफिनेशन, इकोलॉजिकल टर्म में डेफिनेशन। अब हम इन कन्वेंशन और रूल्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनाते हैं। ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि वेटलैंड्स इज एन एरिया ऑफ मार्स, फेन, पीटलैंड, वाटर, मतलब जहां पे ना आपको सरफेस के ऊपर वाटर थोड़ा दिखे, विच कुड बी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, मतलब वेटलैंड्स नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकता है। विच कैन बी परमानेंट एज वेल एज टेम्पररी, परमानेंट और टेम्पररी दोनों हो सकता है। जो फ्रेश और ब्रैकिश वाटर मतलब सॉल्टी वाटर दोनों हो सकता है। ये सब टर्म ना याद रखने हैं, तुमको एग्जामिनेशन में ऐसे ही कंफ्यूज किया जाएगा कि वेटलैंड्स शुड ओनली भी नेचुरल, नहीं, वेटलैंड्स टेम्पररी, वेटलैंड्स मैन मेड, ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, जैसे पैडी फील्ड आर्टिफिशियल हुआ। इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर डेप्थ, इवन मरीन वाटर में भी वेटलैंड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर हम बात करें वेटलैंड्स की एग्जांपल की, तो वेटलैंड्स कैन बी सीन इन रिवर्स, wetlands can be seen in marshland, wetland can be seen in paddy fields, wetland can be seen in marine regions as well। हर जगह आपको wetlands दिख सकता है। ओके, याद रखेंगे हम इस डेफिनेशन को, आगे पहले समझ लेंगे फिर याद रखेंगे, तो समझने का काम तुमने कर लिया, आगे रेगुलर रिवीजन से याद भी हो जाएगा। अब यहां पर एक सीन है, ये सीन मैंने लिया है यस दीपोर बिल से, दीपोर बिल गुवाहाटी। अब देख सकते हो, अभी मैंने क्या बोला, वेटलैंड्स में क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आकर मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको देखकर नहीं लग रहा है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जमीन का हिस्सा और पानी का हिस्सा एक्वेटिक इकोसिस्टम मिल रहा है, दोनों का जोन ऑफ इंटरचेंज है, जहां पे दोनों जोन मिल सकते हैं, जहां पे दोनों के फीचर्स हमें दिख रहे हैं, जमीन से थोड़ा ऊपर पानी दिख रहा है आपको, वेटलैंड। और कितना अच्छा सीनिक ब्यूटी है, सिर्फ सीनिक ब्यूटी नहीं, आगे सिग्निफिकेंस की बात करें तो सीनिक ब्यूटी के अलावा इसके कई सिग्निफिकेंस है, बायोडाइवर्सिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंस भी डिस्कस करेंगे। टाइप्स देख लो जरा, वेटलैंड्स के टाइप्स दो पार्ट में गाइज हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अभी जैसे मैंने डेफिनेशन में तुम्हें बताया कि दो टाइप होगा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल वेटलैंड्स क्या क्या है, लेक्स, रिवर्स, फ्लड प्लेन, जहां पे फ्लड का पानी आने की वजह से जम जाए पानी, और देखो यहां रिवर्स जो लिखा है ना मैंने, बिल्कुल रिवर्स हो सकते हैं। अभी मैंने बताया था ना एग्जांपल कि रिवर्स यस, इवन मरीन रीजन्स यस, दे कैन बी कंसिडर्ड एज वेटलैंड्स, इनको भी वेटलैंड कंसिडर किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा ग्रासलैंड हो गए, ओआसिस हो गए, एक्वीफर्स हो गए, टाइडल रीजन्स हो गए, मैंग्रोव रीजन्स हो गए, ये सब नेचुरल वेटलैंड्स के टाइप हो गए। आर्टिफिशियल वेटलैंड क्या हो जाएंगे या ह्यूमन मेड वेटलैंड्स क्या हो जाएंगे, तो ये फिश पॉन्ड, मछली मारने के लिए जो पॉन्ड बनाता है इंसान, पैडी फील्ड, रिजर्वॉयर, सॉल्ट पैन। अब सॉल्ट पैन जो होते हैं, मतलब जिनको हम सॉल्ट लेक बुला सकते हैं, वो आर्टिफिशियल भी और फिर नेचुरल भी दोनों टाइप के मिल सकते हैं। इस टाइप से दो पार्ट में हम कैटेगराइज कर लेते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में। देन हम आगे चलते हैं सिग्निफिकेंस पे कि भैया इतनी बात क्यों हो रही है वेटलैंड्स के ऊपर, इतना क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है वेटलैंड का। तो वेटलैंड का इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है, इसमें आपको कई टाइप के फ्लोरा एंड फौना मिलेंगे, इंडेंजर्ड स्पीसीज भी मिलेगा, इसलिए तो वेटलैंड का इतना इंपॉर्टेंस है। एरिया वाइज बोले तो ये एरिया वाइज बहुत कम है, ओनली अराउंड 6% ऑफ द अर्थ, लेकिन फ्लोरा और फौना को देखो कितना ज्यादा होल्ड करता है, 40% फ्लोरा एंड फौना, मतलब 6% एरिया है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी 40% के बराबर दिखाता है, 40% के बराबर, लगभग एक एवरेज फिगर बनाया गया है। सो दैट्स वाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट तो है। फिर उसके अलावा ये वाटर फिल्टरेशन का काम करता है। तुम बोलोगे वाटर फिल्टरेशन कैसे, अब देखो शहर के पास स्पेशली अर्बन रीजन में लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन ज्यादा होता है, पर अगर वो जो बारिश है शहर से बहता हुआ वेटलैंड से होकर जाएगा ना, तो वहां पे जो भी स्पीसीज है, फ्लोरा जो भी है, वो फिल्टर कर लेंगे वाटर को, और जिससे कि फिल्टर्ड वाटर फिर ग्राउंड वाटर में जाएगा, तो वाटर फिल्टरेशन का काम भी कर रहा है।
फ्लड कंट्रोल का काम भी कर रहा है। अभी हमने पीछे दीपोर बिल का पिक्चर देखा, या आप अपने घर के आसपास अगर कहीं आपको वेटलैंड्स मिले, जरूरी नहीं है कि वो रामसार साइट में हो, हर वेटलैंड रामसार साइट में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे असम से एक वेटलैंड क्या दीपोर बिल, वो रामसार साइट में है। अलग अलग, अभी रिसेंटली झारखंड से इकलौता वेटलैंड रामसार साइट में ऐड हुआ है, सिक्किम से भी इकलौता ऐड हुआ है, उसका नाम हम देखेंगे। बट अगर आपके घर के आसपास कोई दूसरा भी वेटलैंड है जो रामसार साइट में नहीं है, आप ये इंपॉर्टेंस उसकी देख सकते हैं कि बारिश का पानी वहां आकर जमा हो रहा है, इट मींस फ्लड कंट्रोल का काम हो रहा है, राइट? ठीक है, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट ये, इसके अलावा ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है? लार्ज अमाउंट में कार्बन को स्टोर करना। हमने मरीन इकोसिस्टम के बारे में भी पढ़ा या रिवर्स के बारे में पढ़ा कि इनमें कार्बन को स्टोर किया जाता है। जो स्पीसीज होते हैं, जैसे मान लो फाइटोप्लैंक्टन्स जो जमीन के ऊपर है, वेटलैंड्स में पानी के ऊपर आपको दिखेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, जिसके वजह से ग्रीन कलर आपको दिखता है वाटर का। तो वो जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इससे उनको चाहिए कार्बन, हो गया कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। यहां पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्रिएट होगा, फ्लोरा एंड फौना का परसेंटेज हम देख चुके हैं कि काफी ज्यादा है। जो नेटिव लोग होते हैं वो मछली पालन के लिए या बाकी चीजों के लिए भी इन पर डिपेंडेंट होते हैं, इट मींस लाइवलीहुड का भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। तो हर तरीके से, हर एंगल से वेटलैंड्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ह्यूमन के इकोनॉमी में भी, ह्यूमन के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, कल्चर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी सिक्किम के जिसमें वेटलैंड लेक की बात कर रहा हूं, वो हिंदूज एंड बुद्धिस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दोनों उसको सेक्रेड मानते हैं, राइट? सो वेटलैंड्स का सिग्निफिकेंस तो है हमारे लाइफ में, इसलिए रामसार कन्वेंशन या बाकी ऐसी चीजें की जाती हैं ताकि वेटलैंड का कंजर्वेशन किया जा सके। अब रामसार कन्वेंशन के डिटेल्स देखें तो रामसार कन्वेंशन 1971 में किया गया, ये तो हम देख चुके हैं, बट इफेक्टिव वो कब से हो रहा है? 1975 से। 1975 से ये रामसार कन्वेंशन इफेक्टिव हुआ। हमारे देश भारत ने कब ज्वाइन किया इसको? तो हमारा देश भारत ज्वाइन कर रहा है 1982 से, याद रखो इसको। फिलॉसफी क्या होगी रामसार कन्वेंशन की? एकदम सिंपल, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, जो अभी हमने शुरू के स्लाइड में देखा था, वर्ल्ड वेटलैंड डे समझने के लिए वही चीजें यहां पर अलग से आपको बताने के लिए। बात करेंगे कितने मेंबर्स हैं रामसार कन्वेंशन में, तो अराउंड 172 पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आर द मेंबर ऑफ दिस रामसार कन्वेंशन इंक्लूडिंग आवर नेशन इंडिया। 172 देश हैं, पार्टीज हैं जो कि रामसार कन्वेंशन का हिस्सा है। ठीक है, आइए 2025 के अकॉर्डिंग पूरे ग्लोब में, मतलब पूरी दुनिया में अराउंड 2500 रामसार साइट्स बन चुके हैं, डिक्लेयर हो चुके हैं। इस 2500 रामसार साइट्स को एक जगह लाने के लिए एक लिस्ट बनाई जाती है जिसको बोला जाता है क्या? रामसार लिस्ट, या फिर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब कि ये जो 2500 प्लेसेस हैं, 2500 वेटलैंड्स हैं, इनको रामसार लिस्ट में एक लिस्ट बनाया जाएगा। जैसे तुम इंडिया के लिए लिस्ट बना सकते हो कि इंडिया में आसाम में कौन सा वेटलैंड रामसार का पार्ट है, झारखंड में कौन ऐड हुआ है, सिक्किम में कौन ऐड हुआ है। इस तरह करके एक लिस्ट बनेगी जिसको रामसार लिस्ट बुलाया जाएगा, या डिटेल नाम बोले तो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस लिस्ट, क्योंकि वही तो है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इंडिया की बात करें तो आज हम लोग February 2, 2025 में ये सेशन कर रहे हैं ना तुम्हारे साथ। February 2, 2025 में रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ है गाइज। टोटल लिस्ट कहां पहुंच गया है? 89। हाईएस्ट नंबर की बात करें इंडिया में, इंडिया साउथ एशिया में सबसे हाईएस्ट है और अच्छा ग्रोथ भी है। 2014 में कुछ 26 रामसार साइट्स थे 2014 में, और अब इंडिया में 2014 से लेकर 2025 में देखो 89 है। मतलब मोदी जी के काल में काफी न्यू प्लेसेस वेटलैंड्स वाले रामसार लिस्ट में ऐड हुए हैं। मोदी जी, मनमोहन जी, हर प्रधानमंत्री का, हर सरकार का इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट ये फिगर जो है वो फिगर रिलेट हो रहे हैं। दैट्स व्हाई आई गिव यू दैट एग्जांपल कि 2014 से लेके 25 तक नंबर काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है, 26 से 89 तक। मतलब हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा प्रोटेक्शन पे, कंजर्वेशन पर ध्यान दे रहे हैं। दैट इज अ गुड थिंग। इसको यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें यूज होंगी मेंस के आंसर में, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनाने में। ठीक है, आगे रामसार साइट से रिलेटेड। अब मैंने क्या बोला यहां पर कि 172 नेशंस जो हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं। क्या होता है ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज? COP और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो
तो ये जो सीओपी है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, दे आर एक्चुअली द पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन। रमसार कन्वेंशन के ये पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है जो 3 साल में एक बार मिलते हैं। ये जो सीओपी है ये 3 साल में एक बार मिलती है, एवरी 3 years। ये सीओपी क्या करेगी? सबसे पहले तो देखो क्या है, सबसे पहले ये जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है सीओपी है, तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, जैसे मान लें हम एक एग्जांपल ले रहे हैं किसका, इंडिया का, तो इंडिया बनी सीओपी रमसार कन्वेंशन की, तो इंडिया से अब ये एक्सपेक्टेड है, ये वर्ड ध्यान दो जरा, यहां पे मैंडेटरी मैंने अलग से रेड करके लिखा है। जब इंडिया सीओपी बनेगा, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बनेगा, तो इंडिया से एक्सपेक्टेड होगा, मैंडेटेड नहीं होगा, मैंडेटरी नहीं है इंडिया के लिए, एक्सपेक्टेड है। आपसे एक्सपेक्टेड है कि अब आप वेटलैंड्स का कंजर्वेशन करेंगे, और उस एक्सपेक्टेशंस को लोग फुलफिल भी करते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है, ये वर्ड याद रखना। इस पे यूपीएससी में क्वेश्चन बन चुका है कि सीओपी बनने के बाद या रमसार कन्वेंशन का हिस्सा बनने के बाद मैंडेटरी हो जाता है वेटलैंड्स का प्रोटेक्शन। नहीं, मैंडेटरी नहीं, एक्सपेक्टेड है। हाँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपसे डिमांड किया जाता है दैट सीओपी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी सेल नॉट ओनली मे फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट देयर प्लानिंग। मतलब ये आपसे उम्मीद है कि आप जरूर, सिर्फ सकते नहीं हैं, आप जरूर फॉर्मुलेट करेंगे, प्लानिंग कीजिएगा, इंप्लीमेंट करवाइएगा अपनी पॉलिसीज को, बस आप पे फोर्स नहीं किया जा रहा है। इन दोनों लाइन को लिखने का पर्पस क्या है कि आप सीओपी बने अपनी मर्जी से, आपके ऊपर किसी भी बॉडी का, कोई यूनाइटेड नेशन जैसी बॉडी या ये जो 172 नेशन है, कल को सपोज एक 173 पार्टी बन गया, नेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐड हो रहा है, 172 के बाद 173 बन रहा है, तो उस 173 पे बाकी 172 लोगों का प्रेशर नहीं है, बस उम्मीद है कि तुम वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करोगे, आपसे ये एक्सपेक्टेशंस है। देन नेक्स्ट क्या कि ये 3 साल में एक बार मिलते हैं, 3 साल में एक बार मिलेंगे, पहले भी इनकी मीटिंग होते रहती है। लास्ट इनकी जो मीटिंग हुई है उसको हम सीओपी 14 बुलाते हैं, सीओपी 14 नवंबर 2022 के टाइम में हाइब्रिड मोड पे। हाइब्रिड मोड पे इसलिए क्योंकि ये मीटिंग ना एक्चुअली में होने वाली थी 2021 में। सीओपी 14 वाज एक्चुअली प्लान्ड इन 2021। क्यों? क्योंकि सीओपी 13 हुआ है 2018 में, तो हर 3 साल पे हो रहा है ना, तो 2018 प्लस 3 इयर्स कब हुआ? 2021। लेकिन 2021 में कोविड के वजह से, कोरोना के वजह से जो सीओपी 14 की मीटिंग होने वाली थी उस मीटिंग को डिले कर दिया गया, और उस मीटिंग को 2021 के जैसे जगह कब करवाया गया? 2022 में हाइब्रिड मोड पे करवाया गया, मतलब फिजिकली प्रेजेंट रखकर और वर्चुअली प्रेजेंट दोनों तरह से। कहां पर? वुहान चाइना एंड जेनेवा स्विट्जरलैंड। वुहान चाइना, अब कोविड के टाइम में कौन रिस्क लेता चाइना जाने का? ऐसे भी कौन ही रिस्क लेता है। तो इस तरह से सीओपी 14 की मीटिंग नवंबर 2022 में हुई, और वहां से एक डिक्लेरेशन निकला जिसको हम वुहान डिक्लेरेशन बोलते हैं। कुछ खास नया नहीं था इसमें। वुहान डिक्लेरेशन में वेटलैंड्स को फिर से प्रोटेक्ट करने की, कंजर्व करने की बात की गई थी। साथ ही साथ एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया गया ताकि वेटलैंड्स का प्रोटेक्शन हो सके। नथिंग बिग न्यू थिंग जिसको कि हम फिर से यहाँ पर भी रट्टाबाजी करें, बस हमें ये वुहान डिक्लेरेशन या ग्लोबल स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर 2025 एंड 2030 याद रखना है, जो कि सीओपी 14 से निकल रहा है। नेक्स्ट सीओपी कब प्लान्ड है? नेक्स्ट सीओपी 15 अब 2022 में जब लास्ट हुआ था, तो 2022 प्लस 3 इयर्स कब हो गए? 2025। तो यस, जुलाई 2025 में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे। बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, और मेंस में भी अपने आंसर्स का वेटेज बढ़ाने के लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, याद रखें इसको। नेक्स्ट चीज क्या? नेक्स्ट अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा, पढ़ो इस क्वेश्चन को। अंडर द रमसार कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। अभी मैंने बोला ना कि इंडिया बना कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, तो इंडिया जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बना, तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बनने के बाद इंडिया के लिए मैंडेटरी नहीं, एक्सपेक्टेशंस वर्ड ऐड किया गया है। इंडिया या कोई भी नेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो wrong, one is wrong, तो जब one is wrong then this A and D is wrong। नेक्स्ट क्या है? The Wetlands Conservation and Management Rules 2010 were framed by the government of India based on the recommendations of the Ramsar Convention। अभी इस रूल को हम पढ़ेंगे।
इसमें लिखा हुआ है क्या है कि ये रमसार कन्वेंशन के रिकमेंडेशंस पे बेस्ड है। नहीं, ये रिकमेंडेशंस पे बेस्ड नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने विल के अकॉर्डिंग, अपने समझ के अकॉर्डिंग वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूल्स बनाए हैं। 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। आंसर इज 3 पढ़ लेंगे फिर भी। द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 ऑल्सो इनकम्पास द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन्स ऑफ द वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। ये सिंपल वही लिखा हुआ है कि जो वेटलैंड्स रूल है 2010 का, वो ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन ऑफ वेटलैंड जो कि अथॉरिटी डिटरमाइन करता है, उस पर भी अप्लाई होता है, उसके भी प्रोटेक्शन कंजर्वेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 3rd इज बिल्कुल सही, 3rd इज कंप्लीटली करेक्ट। 1 और 2 रॉन्ग थे। 1 पूरी तरह से रॉन्ग था, 2 भी इसलिए रॉन्ग था क्योंकि ये किसी रिकमेंडेशन पे बेस्ड नहीं है। क्योंकि रिकमेंडेशन पे बेस्ड इसलिए नहीं है क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, तो रिकमेंडेशन पे क्या बेस्ड रहेगा। 3 ओनली। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जामिनेशंस में। अब रमसार कन्वेंशन से सॉरी, रमसार कन्वेंशन से देखो, रमसार लिस्ट प्रिपेयर हो रही है। रमसार कन्वेंशन, एज पर द रमसार कन्वेंशन एक रमसार लिस्ट प्रिपेयर हो रही है, जो हमने बात की थी। तो जब भी कोई कंट्री कन्वेंशन को ज्वाइन करती है तो कंट्री के लिए क्या रहता है, एक मस्ट चीज है कि आपको एक प्लेस तो जरूर डेजिग्नेट करना पड़ेगा अपने कंट्री का, अपने नेशन का एक प्लेस तो जरूर, आपको एक वेटलैंड जरूर डेजिग्नेट करना पड़ेगा, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कि रमसार लिस्ट में। अब तुम बोलोगे कि सर ये क्या फोर्स नहीं किया जा रहा है? नहीं, फोर्स नहीं किया जा रहा है। अब कोई देश, इंडिया जैसा देश, बांग्लादेश जैसा देश या कोई और देश जब रमसार कन्वेंशन ज्वाइन कर रहा है तो उनसे बोला जाता है कि एक तो जरूर आप अपने तरफ से शामिल कीजिए, जिससे आप दिखाइएगा कि हाँ आपका कमिटमेंट है। कमिटमेंट दिखाने के लिए किया जा रहा है, तुम्हारा कॉलर पकड़ के नहीं, तुम्हारा कमिटमेंट के लिए। तुम पढ़ाई करने आते हो तो तुमसे बोला जाता है कि नहीं तुमको टेस्ट में तो अपीयर करना ही है, तो वो तुम्हारा कॉलर पकड़ के नहीं कर रहे हैं। हम आपका कमिटमेंट देखना चाहते हैं कि यस तुम कमिटेड हो कि तुम एग्जामिनेशंस के लिए सिंसियरली पढ़ाई करोगे। तो इंडिया ने ज्वाइन किया तो इंडिया को एक तो डेजिग्नेट करना है। इंडिया ने एक क्या 89 डेजिग्नेट किया है अपनी मर्जी से। वर्ल्ड का जो पहला साइट है वो पहला साइट था कोबर्ग पेनिसुला, ऑस्ट्रेलिया का। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ रमसार साइट यूके में है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में। और लार्जेस्ट रमसार साइट जो है वो बोलीविया में है, लार्जेस्ट रमसार साइट। सॉरी, लार्जेस्ट रमसार साइट कहाँ? बोलीविया में। मैक्सिमम नंबर यूनाइटेड किंगडम में, एंड फर्स्ट जो था वो ऑस्ट्रेलिया में लिया गया था। इंडिया से रमसार लिस्ट में पहला कौन सा प्लेस ऐड हुआ? तो इंडिया से रमसार लिस्ट में पहला प्लेस ऐड होगा, लिखो यहाँ रमसार लिस्ट इन इंडिया। तो इंडिया से रमसार लिस्ट में पहला प्लेस ऐड होता है चिल्का लेक। कहां पर है चिल्का लेक? उड़ीसा। एंड केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहां पर है? राजस्थान। ये दोनों प्लेसेस पहली बार इंडिया की तरफ से ऐड किए गए थे रमसार लिस्ट में। चलिए, तो हम कहां पर थे कि इंडिया में पहला रमसार साइट कौन सा ऐड हुआ? 1981 में चिल्का लेक एंड केवलादेव घाना नेशनल पार्क, और उसके बाद अब टोटल 89 साइट्स ऐड हो चुके हैं। अभी हम 2025 फरवरी की बात करें, हाईएस्ट नंबर इंडिया में बात करें तो इंडिया में हाईएस्ट नंबर कौन से स्टेट में? तमिलनाडु स्टेट में सबसे ज्यादा, तमिलनाडु में 20 नंबर ऑफ रमसार साइट्स हैं, 20। और बाकी कई स्टेट्स हैं, बाकी कई रीजन्स हैं जहां पे एक हैं या नहीं भी हो सकते हैं, बट 20 सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, रिसेंट एडिशन के बाद से। ओके, बाकी हम इंडिया की लिस्ट में आएंगे बाद में। उससे पहले हम जरा ओवरऑल रमसार लिस्ट की जो बात कर रहे थे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, इसमें क्या क्या अपडेट हैं, वो देख लेते हैं। एक क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है कि किसी भी वेटलैंड को रमसार लिस्ट में ऐड करने के लिए ये क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। आपको सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन देना है यूपीएससी का, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? 21 ईयर्स। उसी तरह रमसार लिस्ट में किसी वेटलैंड को ऐड करना है तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया? कि वो जो वेटलैंड होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब कि रेयर या यूनिक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल और नियर नेचुरल। इस नियर नेचुरल को हम मैन मेड बुला सकते हैं, ह्यूमन मेड बुला सकते हैं, आर्टिफिशियल बुला सकते हैं, कि ऐसा वेटलैंड होना चाहिए। इंडेंजर्ड स्पीसीज, अब जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, चाहे वो फ्लोरा हैं, चाहे वो बिग एनिमल्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, उन इंडेंजर्ड स्पीसीज का घर होना चाहिए या फिर उनके लिए बसेरा होना चाहिए, उनके रुकने की जगह होनी चाहिए। इट शुड सपोर्ट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल एंड स्पीसीज, एनिमल एंड स्पीसीज को सपोर्ट करना चाहिए। इट मीन्स ओवरऑल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक तालाब बना दिया है किसी ने अपने घर के पीछे में और उसको बोलेंगे कि इसको रमसार लिस्ट में ऐड कर दो, नहीं, वैसा नहीं है, राइट।
स्पीसीज प्रोटेक्शन को लेकर वहां पे देयर शुड बी पॉसिबल कंडीशंस जिससे स्पीसीज प्रोटेक्शन हो सके। वाटर बर्ड्स की जहां तक बात करें, क्योंकि वाटर बर्ड्स के लिए जो पक्षियां होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, इनके लिए वेटलैंड्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको ना सिर्फ यहाँ पे फूड मिलता है, बल्कि दिस वेटलैंड्स आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस फॉर दोज बर्ड्स फॉर टेम्पररी रेसिडेंस, फॉर टेम्पररी टाइम ऑफ यू कैन से देयर स्टे। जब वो फ्लो कर रहे हैं एक नेशन से दूसरे नेशन, एक टेरिटोरी से दूसरी टेरिटोरी, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, तो ऐसे वेटलैंड में आकर रुकते हैं। जैसे जो केवलादेव घाना नेशनल पार्क का एग्जांपल दिया ना, वो बर्ड सेंचुरी के लिए ज्यादा फेमस है। तो ये भी एक क्राइटेरिया यहां पर है। सारे क्राइटेरिया आपको याद नहीं करने हैं, बस आपको दिमाग में रखना है कि अच्छा ऐसा कुछ क्राइटेरिया हो सकता है जिससे बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन हो। साथ में साथ कोई इंडिजीनियस फिश अगर यहाँ पर मिलती है तो अच्छी बात है। मल्टी रोल परफॉर्म करने वाला, इको टूरिज्म वाला। अब मल्टी रोल क्या है कि फिश का प्रोडक्शन भी हो रहा है, रिक्रिएशनल फैसिलिटी भी है, वाटर फिल्टरेशन का भी काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें जिससे कहीं ना कहीं नेचर को, नेटिव प्लेसेस को, नेटिव रीजन्स को कुछ सपोर्ट मिलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, वैसे क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है रामसार के लिए। लेकिन अगर किसी रामसार लिस्ट में इंक्लूडेड प्लेस को, किसी वेटलैंड को नुकसान है, तो उस नुकसान से बचाने के लिए भी एक प्रोविजन है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड ऑफ रामसार लिस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि क्या है ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। ये नाम मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इसलिए पड़ा क्योंकि ये स्टैब्लिश किया गया था 1990 में, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग हो रही है मॉन्ट्रियक्स स्विट्जरलैंड में। तो जब स्विट्जरलैंड में मीटिंग हो रही है, उस टाइम ये डिसाइड किया गया कि अगर कोई रामसार साइट पोटेंशियली एट रिस्क है, पोटेंशियली एट रिस्क है मतलब कि या तो वहां पे कुछ हो चुका है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर का चेंज, या फिर वो हो रहा है, या फिर वो होने वाला है। मीन्स द चेंजेस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैव अकर्ड, हो चुका है, आर अकरिंग, होने वाला है, और आर अकरिंग मतलब हो रहा है, और लाइकली टू अकर। देन इन दैट केस उस पोटेंशियल थ्रेट से बचाने के लिए, रिस्क से बचाने के लिए, उस रामसार लिस्ट को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में प्लेस कर दिया जाता है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में उसको ऐड कर दिया जाता है। और जो भी पार्टीज हैं, सीओपी हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, उनसे अपील की जाती है कि आप उस वेटलैंड का प्रोटेक्शन करें। जैसे इंडिया का जो चिल्का लेक है, चिल्का लेक, जिसके बारे में हमने बोला कि ये सबसे पहले ऐड हुआ था, इसको भी थ्रेट था, इसको भी थ्रेट था अलग अलग रीजन से। हम थ्रेट देखेंगे किस रीजन से है, तो इंक्रोचमेंट के वजह से, सॉरी पॉल्यूशन के वजह से थ्रेट है यहाँ पर कि कोई इन्वेसिव स्पीसीज इतनी आ गई कि उसमें जो फिश थे उनका डेथ हो गया। तो चिल्का लेक भी एक बार मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में प्लेस किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट से चिल्का लेक वापस से रिहेबिलिटेट हो गया, रीस्टोर हो गया और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से बाहर हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आप मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में चल गए तो फिर उसके बाद वहां से बाहर नहीं आ सकते, बाहर आ सकते हैं। या कोई वेटलैंड अभी प्रॉपर्ली कंजर्व है, आगे को अगर उसका कंजर्वेशन नहीं हुआ तो वो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में ऐड भी हो सकता है। दिस मच यू नीड टू रिमेंबर अबाउट मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। बाकी हमने इंडिया में कौन सी रामसार साइट सबसे पहले ऐड हुई वो तो देखा ही। रिसेंटली इंडिया में कौन कौन सी रामसार साइट्स ऐड हुई हैं, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन याद रखिए। जैसे अभी हमने क्या बात किया कि तमिलनाडु में अब टोटल कितने रामसार साइट्स हो गए हैं, टोटल 20 साइट्स हो गए हैं, 20 रामसार साइट्स। जैसे यहाँ पे आपको कुछ नाम है, सकर कोटाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, थिरथांगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, और भी आपको तमिलनाडु के नाम दिखेंगे, यहाँ देखिए नंजरायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, कुजू वैली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। इनका नाम ना एग्जामिनेशन से पहले भी पढ़कर जाना, जिनका रिसेंट एडिशन हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए एक स्लाइड में प्रिपेयर कर दिए हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्पेशली ये सिक्किम वाला खेचोपार्ली वेटलैंड सिक्किम, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला, कल्चर भी शो करता है, दिस इज सेक्रेड बाय बोथ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, एंड इसको कहा जाता है कि ये विश फुलफिलिंग लेक है। इस लेक के पास जाकर अगर आप कोई विश मांग रहे हैं कि हे प्रभु हमारा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो जाए, एपीएससी बीपीएससी का एग्जाम क्लियर हो जाए, तो हो सकता है विश पूरी हो जाए, लेकिन विश पूरी करने से पहले वेटलैंड्स का कंजर्वेशन भी तो करना होगा। ये सिक्किम में है, द फर्स्ट एंड द ओनली रामसार साइट फ्रॉम सिक्किम। एंड उधवा लेक झारखंड का, जो कि बर्ड के प्रोटेक्शन के लिए, बर्ड के कंजर्वेशन के लिए भी जाना जाता है। बाकी बिहार में भी रिसेंट एडिशन हुए थे, नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी इन बिहार एंड तवा रिजर्वॉयर फ्रॉम मध्य प्रदेश। ये रिसेंट एडिशन है, पिछले साल और 2025 के। नाउ अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि रामसार कन्वेंशन के साथ साथ क्या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं।
तो यस, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर्स हैं इसके, टोटल कितने, 6 पार्टनर्स हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर्स। नाम देखो सबका, सबके बारे में हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्योंकि सबका काम है नेचर को ही बचाना, तो सब साथ में मिलकर काम करते हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल NGO है एक, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड इंटरनेशनल वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट WWT, 6 ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इसके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा बाकी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। इट मीन्स ऑल सच कन्वेंशंस, ऑल सच इंस्टीट्यूशंस जो कि कहीं ना कहीं नेचर प्रोटेक्शन के लिए, थ्रेटेंड स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, वो साथ में एसोसिएटेड होंगे। अब हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में क्या, इंडिया में वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, जिसका टाइम टू टाइम अपडेशन होता आया है, इसके अकॉर्डिंग दिस रूल नोटिफाई, कौन नोटिफाई कर रहा है इस रूल को, तो इस रूल को नोटिफाई करने का काम करता है MOEFCC, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ना सिर्फ वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, बल्कि वेटलैंड के वाइज यूज के लिए भी, वाइज यूज से नहीं रोक रहा है आपको। साथ ही साथ जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो अपने वेटलैंड रूल्स के अकॉर्डिंग वेटलैंड्स का डेफिनेशन भी डिसाइड करता है। थोड़ा डिफरेंट डेफिनेशन है इसका। जैसे हमने पैडी फील्ड का बात किया ना, पैडी फील्ड इज अ वेटलैंड विच इज कवर्ड इन रमसार कन्वेंशन, बट पैडी फील्ड, सिंस इंडिया में इतने ज्यादा पैडी फील्ड हैं, जैसे इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो हो गया, यहाँ पे पैडी, राइस एक स्टेपल डाइट है। तो हमारा जो वेटलैंड रूल्स है, जो MOEFCC ने बनाया है, उसने इसको अपने रूल से बाहर रखा है। नहीं तो फिर लोग अपने पैडी का कल्टीवेशन कैसे करेंगे, अगर वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट के अथॉरिटीज पहुंच जाए कंजर्वेशन के लिए। तो इस वजह से कुछ कुछ चेंजेस किए गए। तो इसलिए ये बोलता है कि हमारा जो रूल है दैट विल अप्लाई on wetlands which are covered under Ramsar Convention and wetlands which are notified by central government, union territories and state government, but it will not apply। कहां अप्लाई नहीं होगा, कहां अप्लाई नहीं होगा, ये भी देखो मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। कहां अप्लाई नहीं होगा, पैडी फील्ड्स, क्योंकि इंडिया में इतना ज्यादा पैडी का कल्टीवेशन होता है, अगर पैडी फील्ड में भी रूल को अप्लाई करने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी किसानों के लिए। रिवर चैनल्स, अगर फ्लोइंग वाटर रिवर चैनल है, वाटर अच्छे से फ्लो हो रहा है, तो उसको भी कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए रिवर कंजर्वेशन के अलग रूल्स हैं। हालांकि ये भी वेटलैंड है, लिखा हुआ भी है, दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू दोज वेटलैंड्स। रूल बस अप्लाई नहीं होगा इन वेटलैंड्स पे, सॉरी। ऑल्सो वैसे वेटलैंड्स जो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर आते हैं, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट हो रहे हैं, या फिर बाकी कोस्टल जोन प्रोटेक्शन के अंदर प्रोटेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब उनका प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हो रहा है, तो फिर उसको अलग से दूसरे रूल के अंदर लाने की जरूरत नहीं है। या ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज, जैसे किसी ने अपने घर के पास पीछे पॉन्ड बना रखा है एक्वा कल्चर के लिए, सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए, मछली पालन के लिए, तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा वेटलैंड्स रूल 2017, या इसके जो भी अमेंडमेंट होंगे वो अमेंडमेंट्स। थोड़ा डिफरेंट करके रखा गया है ताकि इंडिया में लोगों को कमाने खाने की दिक्कत नहीं हो सके। दैट्स व्हाई दिस डिसीजन हैज बीन टेकन। और साथ ही साथ वेटलैंड्स रूल 2017 ये भी बोलता है कि ये एक्टिविटीज देखो भैया प्रोहिबिटेड है। क्या एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, जैसे अगर मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं दीपोर बिल का, तो दीपोर बिल के एरिया में कोई नई इंडस्ट्री नहीं सेटअप की जा सकती है, या अलग से पास में कोई इंडस्ट्री है तो उसका एक्सपेंशन नहीं किया जा सकता है। हम नकटी बर्ड सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो नकटी बर्ड सेंचुरी में जाकर ऐसा नहीं है कि हम सॉलिड वेस्ट डंपिंग कर देंगे या फिर अनट्रीटेड वेस्ट का डिस्चार्ज कर देंगे, या वहां पर हम कंस्ट्रक्शन बनाने लग जाएंगे जिससे कि नेचर को हार्म हो रहा हो। ये सारे चीजें प्रोहिबिट भी की गई हैं ताकि वेटलैंड्स का प्रोटेक्शन हो रखे। इसका मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री जो यूनियन मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो ना सिर्फ रमसार कन्वेंशन की पार्ट है बल्कि अपने तरफ से भी एफर्ट डालती है। ओके और इन्हीं सब चीज को बेसिस बनाकर ये क्वेश्चन पूछा गया था तुमसे। लुक एट द क्वेश्चन, द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 17 डू नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किसमें अप्लाई नहीं होता है? रिवर चैनल्स, पैडी फील्ड्स, wetlands falling within area covered under the Wildlife Protection Act, wetlands categorized as wetlands of international importance under the Ramsar Convention। अब जो तुमने अभी इधर पढ़ा है, अभी जो मैंने तुमको पढ़ाया रूल्स के बारे में, go through that lessons, go through these slides और फिर अपने आंसर्स ढूंढो।
और आंसर ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। दिस मच वी नीड टू स्टडी अबाउट द वेटलैंड्स डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, रामसार कन्वेंशन। अब इंडिया में टोटल 89 रामसार साइट हैं, तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम स्टेट स्पेसिफिक या रिसेंट वाले तो मैंने तुमको ऐड करके बता दिए कि रिसेंट देखो तमिलनाडु में, रिसेंट देखो बिहार में, झारखंड में और सिक्किम में, इस तरह से ऐड हुआ है। तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि एक बार इंटरनेट पे जाओ और रामसार साइट इन इंडिया को ऑफिशियल सोर्सेज से एक बार देखो, और जो भी रामसार साइट हैं जैसे चिल्का लेक है, केवलादेव घाना है, सुंदरबन है, इन सबको एक एक बार देखते जाओ। ढूंढ कर मुझे बताओ कि लार्जेस्ट रामसार साइट इन इंडिया कौन सी है। ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम मुझे बताओगे, है ना। एक टास्क तुम्हारे लिए ये भी, इस क्वेश्चन का आंसर तो बताना ही है सॉरी, इस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ ये भी बताना है कि इंडिया में लार्जेस्ट रामसार साइट कौन सी है, पहला कौन सा ऐड हुआ था, ये भी तुमको मैंने बताया। तुम पर्टिकुलर किसी स्टेट का देखो कि उस स्टेट में कोई वेटलैंड है क्या जो रामसार साइट में है, क्या उसका रोल है, क्या थ्रेट है, कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये आपकी टास्क है, ये आपका ड्यूटी है। और जैसा कि मैंने इस सेशन के शुरू में ही बोला कि सरस्वती पूजा की तैयारियां चल रही हैं, तो सरस्वती पूजा की तुम सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के प्रेमिसेस में भी सरस्वती पूजा की तैयारी चल रही है और कल हम लोग सुबह सरस्वती पूजा करेंगे, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेंगे। ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड, है ना। आप सब लोग आएँ, माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करें और वो हम सबके सपनों को पूरा करें। सो अगेन हैप्पी सरस्वती पूजा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।